Assalamu dear student. Today our topic is accounting equation. Before it, I solved the problem 7a, but today I solved the problems 7b. Dear student, इससे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने आपको एक्सरसाइज हल करवाई जो कि हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बुक है, जो कि लॉसन की बुक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो एक्सरसाइज थी वो हमने आपको क्लियर करवाई और अब हम उसके प्रॉब्लम हल करवा रहे हैं। तो आज हमारा प्रॉब्लम जो है वो 7b है। तो हमारे पास 7 क्वेश्चन जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन आपको हल करवा चुके हैं और आज उसके अंदर हम आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ऑनर इक्विटी जो है वो हल करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है और उसको हमने किस तरीके से उसको फॉलो करना है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो मेन मकसद होता है कि बच्चे को एक ऐसे तरीके से पॉइंट क्लियर किया जाए ताकि उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने 7e क्वेश्चन का 7e पार्ट जो था वो हल करा। असल में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो 7 है और उसके अंदर हमने पार्ट ए किया है। तो डियर स्टूडेंट, एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास प्रॉब्लम है, तो हमारी कोशिश है कि इस प्रॉब्लम को हम सही तरीके से बच्चे को गाइड करें ताकि उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर दें। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है 7 क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 7 डियर स्टूडेंट। तो इसके अंदर हम आज देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि सैमसंग कंपनी है, उसके बाद हम उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और फॉर द मंथ एंडेड May 31। डियर स्टूडेंट, ये आपको याद होना चाहिए कि इससे पहले 7a में हमने इसी क्वेश्चन का हमने अकाउंटिंग इक्वेशन आपको हल करवाई और उसी को हम आगे लेकर चलते हैं कि हमारे पास क्या है कि कंसल्टिंग फी सर्विस रेवेन्यूज, जो कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से जो हमने कैलकुलेट की वो हमारे पास रेवेन्यू जो थी लायबिलिटी साइड पे वो हमारे पास 10,400 थी। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे लगातार क्वेश्चन को ज्वाइन करेंगे, लगातार क्वेश्चन देखेंगे, उनके तमाम कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि कंसल्टिंग सर्विस फी जो है जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने रेवेन्यू से कैलकुलेट की वो 10,400 है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस है जो कि हम अपनी रेवेन्यू में से एक्सपेंस को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे पास नेट इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है रेंट एक्सपेंसेस 3,200 डेज में ये हमारे पास 3,200 जो है वो ये था कि जब हमारे पास ट्रांजैक्शन थी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर यकम मई को वो ये थी कि रेंटेड ऑफ फर्निश्ड ऑफिस एंड पेड 3,200 कैश रेंट पे। तो हमारे पास क्या होगा कि रेंट हमने एक्सपेंस पे किया वो 3,200 है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सैलरीज एक्सपेंसेस हमारे पास है 1,700, ये भी हमने सैलरी पे की और ये हमारे पास जो टोटल हमने सैलरी पे की है वो हमने किया 1,700। तो उसके बाद जैसे हम ये देखते हैं कि हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस थी जो कि हमारे पास 60 रुपीज है, वो हम अकाउंट्स पेबल के तौर पर हमने उस एक्सपेंस के तौर पर हमने उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में अंदर उसको इंटर किया और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्लीनिंग एक्सपेंस जो है वो हमारे पास है 800। क्लीनिंग एक्सपेंस हमारे पास कितने कि 800 जो है हमारे पास ये क्लीनिंग एक्सपेंसेस है। और उसके बाद हम फिर देखेंगे टेलीफोनिक एक्सपेंसेस कि टेलीफोनिक एक्सपेंस जो है वो हमारे पास कितने कि हमारे पास 200 है। और उसके बाद हम ये देखेंगे हमारे पास यूटिलिटीज एक्सपेंसेस के पेड यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो कि हमने 30 मई को किया, ये एंट्री पास किया तो इसके अंदर ये देखेंगे 480 रुपीज।
तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रेवेन्यू हुई और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके बाद हमारे जो एक्सपेंसेस हुए वो हम तमाम जो रेवेन्यू हमसे हुए उसमें से हम तमाम के तमाम एक्सपेंस को डिडक्ट कर देंगे, मनफी कर देंगे। इस तरह में क्या होगा कि इससे हम नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये देखिए कि हमारे पास कंसल्टिंग सर्विस रेवेन्यू या 10,400 थी, जो कि हमने अकाउंट इक्वेशन हमने पिछले हमने प्रॉब्लम हल की है 7A, उसके अंदर हमने ये नेट हमारे पास इनकम जो है 10,400 है और उसके अंदर हम जो ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक्सपेंसेस हैं। इन तमाम एक्सपेंसेस को हम क्या काम करेंगे, कंसल्टिंग सर्विस रेवेन्यू में से डिडक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। तो जब हम टोटल एक्सपेंस करते हैं हमारे पास उस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो हमने सॉल्व उसके अंदर हमारे पास एक्सपेंस होते वो 6,440 रुपीस थे। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम एक्सपेंस को जो कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम आपको हल करवा चुके हैं वही एक्सपेंस हम क्या करेंगे, नेट इनकम जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन से आई है उसमें से हम एक्सपेंस को डिडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास इनकम जो है 10,400 है और उसमें से जो हम मनफी करेंगे टोटल एक्सपेंसेस वो 6,440 रुपीस को हम डिडक्ट कर देंगे, मनफी कर देंगे। और इस तरीके से हमारे पास जो नेट इनकम आएगा, नेट इनकम है कि 3,906 रुपीस। हमारे पास 3,906 रुपीस जो है वो हमारे पास ये नेट इनकम है। तो इस तरीके से हम इससे फिर आगे चलते हैं कि हमारे पास है कि इनकम स्टेटमेंट, कि हमने इनकम स्टेटमेंट जो है वो तैयार की, इनकम स्टेटमेंट में 31। तो इसके अंदर फिर हम आगे चलते हैं कि हमारे पास आगे जो है इसी कंपनी की हम स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी तैयार करते हैं कि ऑनर इक्विटी की क्या पोजीशन है। तो इसके अंदर हमारे पास जो कंपनी है जेडी सैमसंग जो कंपनी है, सैमसंग जो कंपनी है उसका जो कैपिटल था वो माई वन को 0 था, ये माई वन को 0 उसका कैपिटल है। और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि माई के अंदर हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज की हैं जिसकी वजह से हमारी कौन कौन सी पोजीशन है, कहां से हमने इन्वेस्टमेंट की है, कहां से हमने अन्य गए, हमारा कैपिटल क्या हो और हमने कौन सा पैसा अपने जाती इस्तेमाल के लिए वहां से निकलवाया। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 60,000 है। ऑनर इन्वेस्टमेंट हमारे पास 60,000 है और उसके अंदर हम फिर क्या करेंगे, नेट इनकम 3,960 रुपीज। ये एक ऐसी अमाउंट है जो कि हमने इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट की और ये रकम है कि हमारे पास 3,960 रुपीज जो है ये हम क्या काम करेंगे, वहां ऐड कर देंगे। इसके अंदर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल जो आता है वो 63,960 रुपीज, 63,960 रुपीज जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और इस तरीके से हमारे पास टोटल अमाउंट इस तरीके से आ जाती है। और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास लेस जो है ऑनर विदड्रॉज के ऑनर ने अपने जाती मफाद के लिए जो बिजनेस से पैसा विदड्रॉ करवाया है वो हमारा कैपिटल होता है। तो डियर स्टूडेंट उस अमाउंट को हम फिर क्या करते हैं, उस अमाउंट को हम टोटल अमाउंट में से हम डिडक्ट कर देंगे, हम मनफी कर देंगे कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है और उसके अंदर हमारे पास इनकम जो हमें हुई है, हमने दोनों फिगर को जमा किया, उन अमाउंटों को जमा किया और उसमें से हम फिर क्या कम करेंगे, ये 1,200 जो है जो ड्रैंक की अमाउंट है तो वो हम क्या करेंगे, वहां से उससे डिडक्ट कर देंगे, मनफी कर देंगे। एक ऐसी रकम है जो कि इन्वेस्टर ने अपने जाती मफाद के लिए बिजनेस से विदड्रॉ करवाई। तो वो जो रकम है वो हम वहां से डिडक्ट कर देंगे, मनफी कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जेडी सैमसंग कंपनी जो है उसकी मैथ 31 को क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमने असल में कैलकुलेट ये करना था, उसकी ऑनर इक्विटी किया है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जेडी सैमसंग कंपनी जो है वो हमारे पास May 31 को जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो ये है कि 62,760 रुपीज।
तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है कि 62,760 रुपीज जो है वो हमारे पास ये अमाउंट है उसकी ऑनर इक्विटी, जो हमारे पास मई 31 को है उस महीने के एंड में जो है। तो जस्ट इसके बाद आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द बैलेंस शीट ऑफ द जेडी कंपनी। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जेडी कंपनी जो है उसके अंदर हम बैलेंस शीट देखते हैं। तो स्टूडेंट इन द बैलेंस शीट वी कैलकुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एसेट एंड द लायबिलिटी साइड। तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर हम देखते हैं कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इन विच वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द एसेट साइड एंड वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ liability side. If both the sides are equal, then all the transactions which we occurred in the business that are correct. Dear student, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास टू साइड बैलेंस शीट के अंदर एक हमारे पास एसेट साइड होती है और दूसरे हमारे पास लायबिलिटी साइड होती है। तो दूसरा हमारे पास कैश जो था, जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर टोटल किया कैश साइड को, तो हमारे पास जो रकम आई थी, हमने प्रॉब्लम नंबर 7A में जो हमने कैलकुलेट किया, तो उसके अंदर जो अमाउंट आई थी हमारे पास 61,140 रुपीज आई थी। वो हमारे कैश के जो कॉलम अकाउंट इक्वेशन के अंदर जो पहला कैश का कॉलम था उसके अंदर हम जब टोटल किया वो हमारे पास है 61,140 रुपीज और उसके अंदर ऑफिस इक्विपमेंट जो थी वो हमारे क्या थी 1,680 रुपीज। तो ये थी। जब हम इस दोनों साइडों को जमा करते हैं, जब टोटल करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास है 62,820 रुपीज और इसके साथ फिर हमारे पास ये है कि हम यहां देखते हैं कि लायबिलिटी साइड। जी स्टूडेंट, लायबिलिटी साइड के अंदर हम ये देखते हैं हमारे पास अकाउंट्स पेबल जो है वो हमारे पास 60 रुपीज है और उसके अंदर हमारे पास ऑनर इक्विटी जो है, जो हमारे पास मई 31 को हमने कैलकुलेट किया है, वो ये है कि हमारे पास जेडी कंपनी का जो कैपिटल है 31 मई को वो 62,760 रुपीज है। तो इस तरीके से वो दोनों साइड जो है ये हम डिस्कस कर रहे थे बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास जेडी कंपनी का जो कैपिटल हमने कैलकुलेट किया वो हमारे पास कैपिटल जो है वो 62,760 रुपीज है। तो जब ये देखते हैं कि हमारे पास 62,760 रुपीज जो है ये हमारे पास कंपनी का कैपिटल है, जो कि हमने कैलकुलेट किया मई 31 को एट द एंड ऑफ द मंथ। तो वो रकम जो मंथ के एंड में होती है स्टूडेंट, वो हमारे जो है क्योंकि हम मई 31 का जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, ऑनर इक्विटी जो कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऑनर जो कैपिटल है मई 31 को वो हमारे पास 62,760 रुपीज जो है वो हमारे पास कैपिटल है, ऑनर इक्विटी जो उसका कैपिटल है। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये कैपिटल 62,760 रुपीज है, ये हमने कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर हम अकाउंट्स पेबल की जो लायबिलिटीज अमाउंट है वो उसके अंदर जमा करेंगे। जब हम उसके अंदर 60 रुपीज जमा करते हैं तो हमारे पास 62,820 रुपीज जो है ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इन द बैलेंस शीट वी कैलकुलेट दैट द एसेट साइड and the liability side of the balance sheet should be equal. If they are equal, it means all the transactions which you made in the business that are correct. Yes, student. तो in the balance sheet हम ये देखते हैं कि हमारे पास दोनों साइडें जो है, एसेट साइड जो है या लायबिलिटी साइड है, दोनों की साइडें जो है आपस में टैली कर रहे हैं और जो टोटल अमाउंट जो है वो 62,820 रुपीज है एसेट साइड पे, और इसी तरीके से सेम जो है हमारे लायबिलिटी साइड पे 62,820 रुपीज जो है वो भी दोनों साइडें आपस में इक्वल है, वो बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हम क्वेश्चन जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि रिटन बाय लॉर्डसन की बुक है
उसको वो बुक हम जो है वो तमाम स्टूडेंट, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो बैचलर लेवल पे अकाउंटिंग की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद होता है उनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाना होता है। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो है पहला चैप्टर जो है हमने उसको क्लोज कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7 है, और उसको एक जो हमारे पास प्रॉब्लम उसको हम बाई पार्ट जो है वो आपको क्लियर करवा रहे हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो आराम से इसके कंसेप्ट को क्लियर कर सके। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो प्रॉब्लम था उसके अंदर हमने जो आपको सॉल्व करवाया है वो 7B हल करवाया है। तो इसके अंदर हमने आज आपको इनकम स्टेटमेंट और ऑन इक्विटी और बैलेंस शीट जो है वो कलर करवाई है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके अलावा फिर भी किसी का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमें लाजमी कमेंट्स में याद करें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन इजाजत लेने से पहले मैं आपको बताता चलूँ हमारा जो चैनल है वो ब्राइट एजुकेशन है, और उस ब्राइट एजुकेशन चैनल का जो मकसद है वो ऐसे स्टूडेंट जो हमारे अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं और ऐसे स्टूडेंट जो बेसिकली नई क्लासेस में हैं, जिनके लिए अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट है, तो हमारी कोशिश है हम उनको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएं ताकि कि आने वाली क्लासेस में स्टूडेंट को किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और हमारा जो मकसद है इस चैनल का वो अकाउंटिंग की एजुकेशन को एक्सटेंड करना है और उस स्टूडेंट तक पहुँचाना है जहाँ तक पॉसिबल हो हम वहाँ तक इस अकाउंटिंग की एजुकेशन को उस स्टूडेंट तक पहुँचाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।